स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इसका क्या रोल है सीसैट पेपर में, क्या रीड करें, कितना रीड करें, कैसे रीड करें, एक पैसेज को कैसे अप्रोच करें, उसको कैसे पढ़ें, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम दैट इज़ यूसेप के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितना भी सीसैट का सिलेबस है दैट इज़ रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस हैंडआउट्स एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं टू एंश्योर कि आप एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। देखिए, रीडिंग तो हर कोई कर सकता है। रीडिंग का मतलब है पढ़ना, जो लिखा गया है उसे पढ़ना। लेकिन सीसैट का पेपर आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं करता है। मेन चीज़ जो टेस्ट होती है वो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नाउ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब समझना। जो लिखा है उसको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको प्रोसेस करके समझना है और उस समझ की बेसिस पे नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आपका फोकस सिर्फ रीडिंग पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में कितना आ रहा है, समझ में आना चाहिए। देखिए, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है वो एक आर्ट है, एक स्किल है। ये कोई जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा ही इस स्किल के साथ होता है। ये स्किल अक्वायर की जाती है थ्रू प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीसैट क्वालिफाइंग पेपर का। लेटेस्ट ट्रेंड जो देखा गया है, अराउंड 80 में से 29 to 30 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। सो ये फिगर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि कितना इम्पोर्टेंस है इस पेपर में आरसी का। 2 टाइप के आरसी आते हैं। एक टाइप का आरसी थोड़ा लेंदी आरसी होता है, 250 से 300 वर्ड्स का आरसी हो सकता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस आरसी में से। लेटली हमने देखा है कि स्मॉल आरसीज आ रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आ रहे हैं और हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 29 to 30 पैसेजेस अराउंड डिफरेंट 29 to 30 पैसेजेस पूछ रहे हैं, यानी हर पैसेज ऑलमोस्ट अलग टॉपिक का होता है और हर पैसेज में से एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ें ताकि आपको 30 पैसेजेस डिफरेंट पढ़ने की प्रैक्टिस रहे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरसी का सेक्शन कंप्लीटली नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 80 में से 30 क्वेश्चंस को कंप्लीटली इग्नोर करना इज़ नॉट रेकमेंडेड। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप आरसी के सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए, नेक्स्ट बात क्या आती है कि रीडिंग एक स्किल तो है, कॉम्प्रिहेंड करना एक स्किल तो है, लेकिन इस स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाए। जैसा किसी भी स्किल के साथ होता है, कोई भी स्किल कैसे इम्प्रूव की जाती है, थ्रू प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस तो करनी है रीडिंग, लेकिन प्रैक्टिस भी रिलीजियसली करनी है। रिलीजियसली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी श्रद्धा के साथ आप अपने रिलीजन को मानते हैं या भगवान को मानते हैं, किसी भी भगवान को, उतनी ही श्रद्धा के साथ आपको रीडिंग को प्रैक्टिस करना होगा। तभी आपकी रीडिंग स्किल्स एक लेवल पे इम्प्रूव होंगी, जो लेवल रिक्वायर्ड है आपसे इस एग्जाम के लिए। तो प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी ना हो कि आज आपने रीडिंग की 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद अगले हफ्ते की और उसके बाद 15 दिन बाद की। वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर एंड रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट समझेंगे कि ग्रेजुएट करना है इजी से डिफिकल्ट।
यहाँ पे ग्रेजुएट का मतलब क्या है? देखिए, जिसकी रीडिंग की प्रैक्टिस या हैबिट नहीं है, जिसने स्कूल में इंग्लिश की कोर्स की बुक के बाद से कुछ रीड नहीं किया है, अगर हम उसे ये एडवाइस करें कि आप द हिंदू पेपर का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कीजिए अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होगा? हिंदू के एडिटोरियल का लेवल अच्छा खासा लेवल होता है, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पहला एडिटोरियल पढ़ के आप ओवरवेल्म हो सकते हैं। द काइंड ऑफ लैंग्वेज जो उसमें यूज़ होती है, आपको लग सकता है कि ये मेरे बस का नहीं है, या ये मेरी समझ से परे है, या मैं कुछ भी कर लूँ ये मुझे नहीं समझ में आएगा। तो वो फीलिंग ना आए, वो सिचुएशन ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप शुरुआत कर रहे हैं अगर, तो शुरुआत आप थोड़े इजी लेवल से कीजिए। उससे क्या होगा? अगर आप थोड़ा इजी और कंफर्ट लेवल से शुरुआत करेंगे तो आपका ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी स्किल को एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाना है। अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आप अपने आप को पुल नहीं कर पाएंगे उसको रोज करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा उस लेवल से स्टार्ट करें, पिकअप करें, जिससे आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो और आप रोज पढ़ सकें। ग्रेजुएट करना बहुत ज़रूरी है टू डिफ़िकल्ट पैसेजेस, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आएगा वो इजी नहीं आएगा और आपके कंफर्ट जोन का नहीं आएगा। तो ग्रेजुएट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है इजी से स्टार्ट करना। तो आप अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ें, थोड़ा इजी आर्टिकल से शुरुआत करें, बट ग्रेजुअली आप जाएं डिफ़िकल्ट पैसेजेस की तरफ। आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स पढ़ें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 30 डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं ना। ये कहना तो सही नहीं होगा कि 30 टॉपिक्स में 30 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 30 के 30 क्वेश्चंस किसी एक या दो टॉपिक से आएंगे। ये समझने वाली बात है कि 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आएंगे। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ें। हालांकि कुछ टॉपिक्स एग्जामिनिंग बॉडीज़ के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर रिपीट किए जाते हैं और जिनको अक्सर देखा जाता है। तो ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप ज़रूर पढ़ें, जैसे कि एग्रीकल्चर, पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट। ये थोड़ा फैशनेबल टॉपिक्स कह सकते हैं आप, जो आजकल अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब हम बात करेंगे वैरायटी पढ़ने के लिए। देखिए, वैरायटी क्यों इम्पोर्टेंट है। एज ह्यूमंस हमारा ये नेचर होता है कि जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हम पे एक टाइप का प्रेशर रहता है। अब क्या होगा अगर आप सिर्फ 3 टाइप के टॉपिक्स पढ़ के वहाँ पहुँच गए और वहाँ आपने एग्जाम में देखा कि जो क्वेश्चन आए हैं आरसीज वो आपके पढ़े हुए टॉपिक में से आए ही नहीं हैं, तो एक शॉक एलिमेंट महसूस होता है। और वो शॉक एलिमेंट क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम कर देता है। भले ही वो नया टॉपिक जो है वो बहुत डिफिकल्ट ना हो, बट एक नई चीज़ को देख के फीलिंग होती है कि ये मैंने नहीं कवर किया है या ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो पता नहीं शायद मैं ये ना कर पाऊँ। तो वो फीलिंग ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को कम ना होने दे, इसके लिए हमें अपने आप को पहले से ही एक ब्रॉड बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज के साथ प्रिपेयर होके जाना है। सपोज करिए आप क्लाइमेट चेंज पे जितने पॉसिबल आर्टिकल्स हैं वो पढ़ के वहाँ पहुँच गए हैं और क्लाइमेट चेंज से 3 आर्टिकल्स आए भी हैं जो आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएँ। पर लेट्स से पॉलिसीज़ आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है और आप पॉलिसीज़ पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ 5 पैसेजेस पॉलिसीज़ में से आ गए हैं। तो वो 5 पैसेजेस देख के कहीं ना कहीं आपके माइंड पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस कम हो और वो कॉन्फिडेंस आपको दूसरे क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो वो शॉक एलिमेंट हमको नहीं फील होने देना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ के जाएं। कोशिश करें कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक का कोई ना कोई आर्टिकल आपने पहले से पढ़ा हो। देखिए, अगला सवाल क्या आता है कि स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक्यूरेसी। स्पीड आप समझते हैं क्या है, एक्यूरेसी भी आप समझते हैं। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का जवाब है कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरे पे स्कोर करना
इज नॉट रिकमेंडेड। नाउ 30 क्वेश्चंस में से अगर आपका फोकस पूरी तरीके से स्पीड पे है तो क्या होगा, आप 30 में से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेट्स से स्पीड कवर करने के लिए आपने 15 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं और 30 में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वो 5 क्वेश्चंस आपने आरसी को पढ़ के क्वेश्चंस को पढ़ के एक एक शब्द का मतलब पकड़ के ध्यान से समझ के आपने 5 क्वेश्चन सही सॉल्व कर तो लिए, लेकिन 25 क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड या अनटच्ड रहे, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। सो दोनों का एक फाइन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पीड का भी और एक्यूरेसी का भी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं स्कोर करने के लिए। और ये फाइन बैलेंस कैसे आता है, आप जितना आरसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बैलेंस करने की स्किल आएगी। तो जब आप आरसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें प्रिपरेशन में, तो आप दोनों स्किल्स को बैलेंस करने की कोशिश करें, स्पीड पे भी ध्यान रखें, एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखें। इनिशियल स्टेजेस में आप अपनी स्पीड को लो रख सकते हैं और एक्यूरेसी पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, बट देन एक स्टेज आना चाहिए जहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस हो रहा हो और दोनों ही आपको आपके फेवर में काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इस पेपर में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का भी रोल है। देखिए, साफ सी बात है कि सीसैट का पेपर आपकी ऑल्दो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का पेपर है, लेकिन ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स को कम टेस्ट कर रहा है और आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स को ज़्यादा टेस्ट करता है। क्योंकि ये लैंग्वेज को उतना टेस्ट नहीं करता, तो इसमें वोकैबुलरी और ग्रामर का क्या रोल है कि नहीं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता फॉर द रीज़न कि ये लैंग्वेज स्किल का टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वोकैबुलरी और ग्रामर को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है, आइए समझते हैं। देखिए, जब आप एक पैसेज को पढ़ते हैं तो इस लेवल के एग्जाम पे पैसेज को पढ़ते समय आपको ऑथर के थॉट्स के फ्लो को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो किस फ्लो में बात कर रहा है और क्या स्ट्रक्चर है उसके थॉट्स का, कैसे उसके थॉट्स फ्लो कर रहे हैं। ये फ्लो और थॉट्स की क्लैरिटी को पकड़ने के लिए राइट ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी ग्रामर सही होगी तो आप थॉट के फ्लो को, उसके प्रोसेस को सही तरीके से पकड़ पाएंगे। जैसे ग्रामर में कंजंक्शंस होते हैं, मैं आपको एक बहुत इजी कंजंक्शन का एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे बट एक कंजंक्शन है जो कि किसी भी सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। बट आने से सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो आप ऑथर के थॉट का ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्ट थॉट को पकड़ लेंगे, जो कि गलत होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ग्रामर की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब देखते हैं वोकैबुलरी का क्या रोल है। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा आप पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का टेस्ट है, दैट मीन्स आप कितने अच्छे से पैसेज को समझ सकते हैं। अब कोई चीज़ आपको समझ में कब आएगी, जब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। इसलिए मीनिंग समझने के लिए एक अच्छा वोकैबुलरी बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है। द बेटर द वोकैब द बेटर यू अंडरस्टैंड द पैसेज। ना सिर्फ पैसेज में वोकैबुलरी का रोल क्वेश्चंस और ऑप्शंस में भी है। देखिए, माना कि वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वोकैबुलरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको पैसेज पूरा समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछता है समथिंग अबाउट कोरोलरी या समथिंग अबाउट कोरोबोरेट। ये कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जो आते हैं ना। अगर आपकी वोकैबुलरी एक सर्टेन लेवल की बिल्ड नहीं हुई है और आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता, पैसेज समझ में आने के बावजूद आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पैसेज तो समझ में आया है लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। सो वोकैबुलरी का रोल सिर्फ पैसेज समझने में नहीं है, क्वेश्चन समझने में भी है। और ऐसे ही वोकैबुलरी का रोल्स ऑप्शन समझने में भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसेज समझ में आया है, क्वेश्चन भी समझ में आया है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं।
फिर भी आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल वोकैबुलरी और ग्रामर का कुछ लेवल का बेसिक बिल्टअप होना ही चाहिए, और कुछ नहीं, वो आपको हेल्प करेगा, आपकी एक्यूरेसी बिल्टअप करेगा और कहीं ना कहीं आपको मददगार साबित होगा। देखिए, अभी तक हमने बात की कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम देखेंगे कि रीडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से रीड किया जाता है। जनरली रीडिंग की दो टेक्निक्स होती हैं, स्किम और स्कैन। स्कैनिंग की टेक्निक जैसे कि स्कैनर काम करता है, जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं तो हम उस वर्ड को स्कैन करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ एक वर्ड को ढूंढने पे रहता है, तो वो टेक्निक स्कैनिंग की टेक्निक होती है। स्किमिंग की टेक्निक हम जनरली न्यूज़पेपर्स पढ़ने में यूज़ करते हैं, जब हम सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे कि हेडलाइंस, और बाकी डेटा को डिटेल में ना पढ़ के बस एक ब्रॉड सेंस में उसको स्किम करते हैं। लेकिन इस लेवल पे अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको ना स्किम करना है ना स्कैन करना है, आपको हर सेंटेंस को बहुत ही केयरफुली फोकस के साथ पढ़ना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी प्रेशर में कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है, बिना समझे। पढ़ते वक्त अगर आपको लगे कि कोई वर्ड, इंफॉर्मेशन या फ्रेज इंपॉर्टेंट है तो आप उसे अंडरलाइन ज़रूर करें, ये एक अच्छी रेकमेंडेड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ते वक्त समझें कि फ्लो क्या है इंफॉर्मेशन का और ऑथर का थॉट प्रोसेस क्या है। देखिए, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पढ़ते वक्त ये नहीं देखना है कि पैसेज में क्या डेटा है और क्या इंफॉर्मेशन है, और डेटा स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करनी है। उसके बजाय आपका पूरा ध्यान होना चाहिए एक ओवरऑल ब्रॉड सेंस में ये समझना कि ऑथर का थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये पैसेज में क्या कहना चाह रहा है, क्यों लिखा है उसने पैसेज, क्या मेन आइडिया है उसका इस पैसेज के पीछे, कैसे उसने अपने थॉट्स को लिखा है, किस फ्लो में लिखा है, कोई एक स्ट्रक्चर में लिखा होगा, उस स्ट्रक्चर, फ्लो और थॉट प्रोसेस को पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ते पढ़ते वो मेन आइडिया नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एंड मेनली मेन आइडिया के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप मेन आइडिया ज़रूर पकड़ें। ऐसा ना हो कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए और फिर आपको ये अलग से सोचना पड़ रहा है कि मेन आइडिया क्या था, और अगर आप नहीं पिकअप कर पाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। रीडिंग के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप मेन आइडिया, फ्लो और थॉट प्रोसेस को पिक अप करें और अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी एक डिफ़िकल्ट वर्ड पे स्टक नहीं होना है। सपोज आपके पैसेज में एक वर्ड आया, अनाथमा। अब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आप खुद ही सोच लिए कि लेट्स से अगर 150 वर्ड्स का भी पैसेज है और 150 में से अगर आपको एक वर्ड समझ में नहीं आया तो वो आपके पैसेज की पूरी अंडरस्टैंडिंग पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करता है। इससे ये बिल्कुल भी जाहिर सी बात नहीं होगी कि अगर आपको अनाथमा का मीनिंग समझ में नहीं आया तो आपको पूरा पैसेज ही समझ में नहीं आएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एक डिफ़िकल्ट वर्ड पे ना अटके आगे बढ़ें, उस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप पैसेज को ओवरऑल समझने की कोशिश करें। फोकस लेस ऑन डेटा एंड मोर ऑन आइडिया। लेट्स से कुछ पैसेजेस काफ़ी हैवी ऑन डेटा होते हैं, उसमें जैसे आपको परसेंटेज वाइज ट्रेंड्स दिए होंगे, कहीं कुछ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लेट्स से 30% पॉपुलेशन इंक्रीज है, कहीं पे जीडीपी का कुछ परसेंट डिक्रीज है। तो ये फोकस ना रखें कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज है, कितना परसेंट डिक्रीज है। ये डेटा है, आप उसको कभी भी रेफर करके अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आइडिया को पकड़ें कि ओवरऑल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड इंक्रीज का है या डिक्रीज का है। आइडिया पे फोकस रखें, ना कि डेटा पे। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है क्या सही मेथोडोलॉजी या अप्रोच होना चाहिए जब आप आरसी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। नाउ जनरली दो टाइप के मेथड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। पहला मेथड ये है कि आप पैसेज को पढ़ें
और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कुछ लोग दूसरा मेथड अपनाते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर आरसी को पढ़ते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड सही नहीं है। इसका जवाब सिंपली ये है कि कोई भी एक रिटन स्पेसिफाइड सिंगल राइट तरीका नहीं है, ना ही कोई एक सिंगल रॉन्ग तरीका है रीडिंग करने का और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसी आपकी प्रैक्टिस रही है, जिस टाइप के मेथड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिस भी मेथड से आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा स्कोर होती है, वो मेथड आपके लिए सही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के मेथड को ही फॉलो करना है। आप खुद ये जज करें कि आपको किस मेथड से सही और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो मेथड आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। हालांकि एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे एक गुड प्रैक्टिस कहा जाता है और रेकमेंड हमेशा किया जाता है। वो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप एक पैसेज को स्कैन करके एक ब्रॉड सेंस में देख लें कि भाई पैसेज किस टॉपिक में है, किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। लेट्स से क्वेश्चंस में कहीं आपको मीगर सेविंग्स के बारे में कुछ पूछा गया है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप केयरफुली फोकस के साथ उस पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और जब कहीं आप मीगर सेविंग्स के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि आपको उसका आंसर उस पोर्शन से मिलेगा। सो वो आपकी इस तरीके से मदद करती है ये टेक्निक। ये भी एक रेकमेंडेड टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको कौन सी टेक्निक सूट कर रही है, कौन सी टेक्निक आपको आपके फेवर में रिजल्ट दे रही है। टू ईच हिज ओन। ऑलराइट, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आंसर ओनली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जब आप एक पैसेज को पढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप उस टाइम के लिए अपने आप को ऑथर की जगह पर रख लें। आप उस पैसेज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि उस टॉपिक को लेके आपके भी कुछ पर्सनल व्यूज़ हैं या आपने उस टॉपिक के बारे में जो भी पहले नॉलेज गैदर की है उसको आप साइड में रख दें, और जब तक आप उस पैसेज पे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग चलें, ऑथर के फ्लो और थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, लेट्स से आपकी पर्सनल थॉट प्रोसेस ये है कि इंटरनेट एक बून है, लेकिन पैसेज में ऑथर कह रहा है कि इंटरनेट एक कर्स है। जब आप क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो आप अपनी सोच को आगे ना रखते हुए स्ट्रिक्टली जो भी ऑथर ने पैसेज में लिखा है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसीलिए क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिखा जाता है। वो उसको लिखने के पीछे यही इंटेंशन है कि आप आंसर करें अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर नहीं भी लिखा है, वैसे तो लिखा होता है, अगर नहीं भी लिखा है तो भी इट गोज अनसेड, बिना कही हुई बात है, लेकिन समझने वाली बात है कि आपको आंसर तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही करना है। नेक्स्ट आता है अवॉइड री रीडिंग मेनी टाइम्स। कई बार देखिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी स्कोर करने के चक्कर में, या हो सकता है आपको एक बार में पैसेज समझ ना आए, आप उसे बार बार रीड करते हैं। बार बार रीड करने से देखिए क्या होता है, एक तो आपका टाइम जाता है, एंड दूसरा जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ज़्यादातर एनालिटिकल या डिराइव करने वाले क्वेश्चंस हैं या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि री रीडिंग करने से क्लैरिटी आने की जगह कंफ्यूजन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए
ये बोला जाता है कि आप री रीडिंग मेनी टाइम्स करना अवॉइड करें। आप 2 बार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बार बार री रीड ना करें, उससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ एन आरसी इन वन गो। देखिए लेटेस्ट ट्रेंड में तो जनरली एक इंडिविजुअल आरसी के साथ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लेट्स से अगर आपके पास एक आरसी आया है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लेंदी आरसी है, उस केस में ये ना करें कि आपने आरसी पूरा पढ़ा और 4 में से 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए और बाकी 2 क्वेश्चंस आपको लगे ये मैं बाद में आके कर लूँगा। ये ना करें, क्योंकि देखिए 26 to 30 क्वेश्चंस आरसीज पढ़ने के बाद आपके माइंड में इतना डेटा और इतना नॉलेज बेस होगा कि इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वापस किसी आरसी में जाएं और फिर रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उससे भी कन्फ्यूजन होगा, एक आपके माइंड में प्रेशर भी रहेगा कि आपको 2 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। सो ये अवॉइड करें। नेक्स्ट है चूज योर पैसेजेस वाइजली, आइडेंटिफाई इजी पैसेजेस। देखिए 30 पैसेजेस पूछे गए हैं, 30 पैसेजेस पूछे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30 के 30 पैसेजेस को रीड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको अपनी एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे पैसेजेस को पढ़ के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। अब बात आती है कि कौन से पैसेजेस को अटेम्प्ट करें और किसको ना करें। ये सिलेक्शन ऑफ पैसेजेस और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस से आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रेशन की प्रैक्टिस के दौरान आप इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करें कि आपको पैसेजेस छांटने भी आने चाहिए कि कौन से पैसेजेस आपको ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे। अब कौन से पैसेजेस को इजी पैसेजेस माना जाता है जनरली। सो जनरली अगर पैसेज आपके फेमिलियर टॉपिक से आए, दैट मीन्स वो टॉपिक आपने पढ़ा हो, नॉट नेसेसरली वही पैसेज पढ़ा हो बट काफ़ी कुछ पढ़ा हो उस टॉपिक के बारे में, वो जो कंफर्ट जोन की बात हमने की थी, जो शॉक एलिमेंट नहीं रहता है। सो फेमिलियरिटी होगा तो आपका कंफर्ट आएगा तो वो आपको समवॉट इजी लगेगा। सो एक तरीका तो ये है कि टॉपिक फेमिलियर होने से पैसेज इजी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टॉपिक तो फेमिलियर है, आरसी भी आपको पढ़ के समझ में आया, लेकिन अल्टीमेटली कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा इजी है, वो डिसाइड होता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिना किसी ट्विस्ट के या बिना किसी कंफ्यूजन के, तो वो पैसेज इजी पैसेज माना जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, सही पैसेज चूज करने का मतलब है सही क्वेश्चन पिकअप करना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन कितना ट्विस्टेड है, कितना डायरेक्ट है, इसके बेसिस पे। सो ये अगेन एक आर्ट है जो आपको प्रैक्टिस से आती है, इसकी भी आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। सही पैसेज को आइडेंटिफाई करने की, कौन सा पैसेज आपको सॉल्व करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ टिप्स। रीडिंग स्किल्स और आरसी को अप्रोच करने के मेथड्स डिस्कस करने के बाद अब हम फोकस करेंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए या कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए जैसे आरसी पैसेज के साथ होता है कि कोई एक सही तरीका पैसेज रीड करने का नहीं होता, सिमिलरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई एक स्ट्रिक्ट या राइट मेथड नहीं है। क्वेश्चंस डिज़ाइन ही ऐसे किया जाते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं अपना एक सेंस ऑफ जजमेंट और लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से सॉल्व कर ले, लेकिन हाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ज़रूर जो आपको मददगार साबित होंगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक गिवन क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते पढ़ते ढूंढिए कि कुछ प्रोबेबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। प्रोबेबल मतलब ये मे बी सही आंसर है। कुछ ऑप्शंस
सही प्रोबेबल होते हैं और कुछ बिल्कुल ही प्रोबेबल नहीं होते हैं। तो जो बिल्कुल ही आपको लगे कि ये तो सही हो ही नहीं सकते, उन्हें तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें। नाउ एलिमिनेशन किस बेसिस पे होता है? डिफरेंट बेसिस होते हैं ऑप्शंस को नेगेट या एलिमिनेट करने के। जैसे कि जो सबसे मेजर फैक्टर है जिस बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं वो होते हैं जब आपका ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। दैट मीन्स पैसेज के स्कोप से ही बाहर हो, पैसेज में जो लिखा है उससे बाहर का कोई इनपुट या डेटा दिया है तो वो वहाँ पे कंप्लीटली इरेलेवेंट हो जाता है और उसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसे भी कुछ डायरेक्ट ऑप्शंस होते हैं जो कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कम्प्लीटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज होते हैं, वो आपकी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उन्हें आप वहीं पे एलिमिनेट करें। कुछ आंसर्स पढ़ के आपको लग सकता है कि हाँ ऐसा कुछ पैसेज में दिया हुआ है, उनको आप प्रोबेबल ऑप्शंस मान के चलें। हमेशा एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन को प्रेफरेंस दें ओवर इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन। ना एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट मतलब जो सामने लिखा है, स्टेटेड है, और इम्प्लिसिट मतलब जो इनडायरेक्टली कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, लेट्स से कि दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी। ए में लिखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन है 140 बिलियन, अब बी में लिखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई। तो देखिए ये एक एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन है और ये एक इम्प्लिसिट है। तो अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशंस में से चूज करना है तो प्रेफरेंस एक्सप्लिसिट डेटा को दी जाती है जो कि अंडरस्टूड है, स्टेटेड है, ना कि इम्प्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है आंसर ओनली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम पैसेज के स्कोप की भी बात कर चुके हैं और हम ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कोई भी आंसर ओनली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आंसर करना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो आपके प्री कंसीव नोशन है या आपका जो नॉलेज का बेस है, हो सकता है उस पैसेज के बारे में आपको पहले से काफ़ी कुछ पता हो और दिए गए ऑप्शंस और आंसर्स आपकी सोच से मैच नहीं कर रहे हों, आपको फिर भी अपना आंसर उसी गिवन पैसेज की इंफॉर्मेशन से ही डिराइव करना है, ना कि अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो इस पॉइंट को लेके आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा होगा आंसर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब देखिए अवॉइड करने हैं आपको एक्सट्रीम आंसर्स। एक्सट्रीम आंसर्स भी जनरली ऑप्शन एलिमिनेट से एलिमिनेट हो जाते हैं। सो एक्सट्रीम आंसर्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली, कंप्लीटली, ऑल। तो ये कैसे एलिमिनेट होते हैं देखिए, सपोज पैसेज में दिया है मोस्ट ऑफ द इंडियंस रीड, तो पैसेज में क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द इंडियंस रीड, और ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द इंडियंस रीड। अब आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया है मोस्ट ऑफ द इंडियंस, तो इसका मतलब ये है लेट्स से अगर 100 हैं तो 90 आउट ऑफ 100 पीपल रीड, इसका ये मतलब है। लेकिन ये ऑप्शंस कह रहा है कि 100 में से 100 इंडियंस रीड करते हैं। तो ये ऑप्शन ऑल होने की वजह से एक एक्सट्रीम ऑप्शन बन जाता है, और एक्सट्रीम ऑप्शंस अनलेस आपके पैसेज में एक्सट्रीम वर्ड्स ना दिए हों, ये ऑप्शंस सही आंसर्स नहीं होते हैं। तो ध्यान रखें, जहाँ भी ओनली, कंप्लीटली या ऑल जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ब्रॉडली तो दो टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको स्ट्रेट अवे उसके बेसिस पे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या फिर जो फैक्ट या डेटा दिया है उसके बेसिस पे एक डायरेक्ट
क्वेश्चन बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या डेटा का कोई एक ट्रेंड है और उस ट्रेंड के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइटल या टोन का क्वेश्चन भी डायरेक्ट कैटेगरी में आता है, जहाँ पे आपको पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा जा सकता है या ऑथर की टोन पूछी जा सकती है। अब टोन तो जो है वही आंसर होगा, सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्योंकि आपको पैसेज को सिर्फ रेफर करके अपना आंसर पिक करना होता है, इसलिए जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते, बट रेशियो काफ़ी कम होता है। फोकस ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे होता है, जो कि आपकी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स दिए नहीं होते हैं, बल्कि डिराइव किए जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, असर्शन, कोरोलरी, इम्प्लाई, अजम्पशन बेस्ड, सेंट्रल थीम या मेन आइडिया या एसेंस ऑफ द पैसेज बेस्ड। ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, बट आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। अब हम समझेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग में यूज होते हैं। ये वर्ड्स का सही मीनिंग आपको आना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला कीवर्ड है मेन आइडिया या क्रक्स ऑफ द पैसेज, जिसे कभी कभी सेंट्रल थीम भी कहा जाता है। तो मेन आइडिया, क्रक्स या सेंट्रल थीम पैसेज का क्या होता है? ये एक मेन ड्राइविंग फोर्स है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑथर उस पैसेज के थ्रू कन्वे करना चाह रहा है। ये पैसेज लिखा क्यों गया है, वो कहना क्या चाह रहा है, जो वो कहना चाह रहा है वो उस पैसेज का मेन आइडिया या क्रक्स या सेंट्रल थीम होती है। जो भी ऑथर कहना चाह रहा है वो उस पैसेज का मेन आइडिया या सेंट्रल थीम या क्रक्स होता है। पढ़ते समय ही आपके माइंड में सेंट्रल थीम या आइडिया डेवलप हो जाना चाहिए, तभी आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैसेज को लिखने का पर्पस क्या होता है। कभी कभी मेन आइडिया के अलावा पर्पस भी पूछा जाता है। सो जैसा कि ये नेम इंडिकेट कर रहा है, पर्पस होता है कि क्या पॉइंट है जो कि एक रीडर टेक अवे करेगा उस पैसेज को पढ़ने के बाद। यानी कि वो पर्पस इंडिकेट करता है कि ऑथर क्या डिजायर करता है टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द पैसेज को पढ़ने का क्या रिजल्ट चाहता है ऑथर, वो उस पैसेज का पर्पस होता है। पर्पस कुछ भी हो सकता है कि ऑथर चाहता हो आपको किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना, परसुएड करना या डिसुएड करना। हो सकता है कि पर्पस सिर्फ इन्फॉर्म करने का हो, या पर्पस क्रिटिसाइज करने का भी हो सकता है, या सिंपली एंटरटेन करने का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पैसेज लिखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने। अब मेन आइडिया क्या होगा कि वो पैसेज कह रहा है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है अंडर द रूलिंग पार्टी वो डिक्लाइन हो रही है। सो ये है मेन आइडिया जो वो कन्वे करना चाह रहा है। बट ये पैसेज लिखने के पीछे उसका पर्पस या इंटेंट क्या है? रीडर को इन्फ्लुएंस करना कि वो अपकमिंग इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी को वोट ना दें और उनकी पार्टी को वोट दें। सो ये आपको डिफरेंस समझाएगा कि मेन आइडिया और पर्पस में क्या डिफरेंस होता है। मेन आइडिया और पर्पस के बाद पहले हम डिस्कस करेंगे टोन। देखिए टोन क्या है? जो भी ऑथर एक पैसेज लिखता है तो उसका एक राइटिंग का स्टाइल होता है, इमोशन होता है, या फिर जनरल सेंस में कहें तो एक एटीट्यूड। किस एटीट्यूड या टोन के साथ पैसेज लिखा गया है वो ऑथर का इमोशन बताता है।
तो जैसे हम जनरली आपस में भी बात करते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी टोन बहुत नेगेटिव थी या टोन बहुत पॉजिटिव थी, तो वो हमारा इमोशन या एटीट्यूड बताता है। सिमिलरली ऑथर की डिफरेंट टोन्स हो सकती हैं। जैसे टोन कहीं पे एंग्री हो सकती है जब ऑथर को किसी बात पे अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना है। टोन अपोलोजेटिक हो सकती है। अपोलोजेटिक मतलब जब ऑथर के मन में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। टोन असर्टिव हो सकती है जब ऑथर कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है। देन टोन बिटर भी हो सकती है। बिटर मतलब कड़वाहट। टोन के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे, जो कि है इन्फरेंस। देखिए, इन्फरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेन क्रिटिकल और लॉजिकल इन्फरेंस बेस्ड आते हैं। तो इन्फरेंस क्या है? इट इज़ एन आइडिया ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस प्रोवाइडेड। दैट मीन्स जो भी फैक्ट्स या एविडेंसेस आपको पैसेज में स्टेटेड हैं, दिए हैं, उसके बेसिस पे आप क्या आइडिया डिराइव कर सकते हैं। वो जो डिराइव किया जाता है आइडिया, वो इन्फरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि इन्फरेंस इज समथिंग जो कि लिखा या स्टेटेड कभी नहीं होता, क्योंकि वो डिराइव किया हुआ आइडिया है, तो वो कभी भी लिखा हुआ इंफॉर्मेशन इन्फरेंस नहीं होगा। और एक और बात ध्यान में रखिए, जो आइडिया आप डिराइव कर रहे हैं उसका जो बेसिस है वो लॉजिकल होना चाहिए, वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। सो टू रिपीट, इन्फरेंस क्या है? एक लॉजिकल आइडिया जो आप डिराइव करते हैं। कहाँ से डिराइव करेंगे? जो भी फैक्ट्स या एविडेंस आपको पैसेज में दिया होगा उसके बेसिस पे आप जो आइडिया ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका इन्फरेंस होता है। एक आसान सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, सपोज आपने एक नई क्यूजीन ट्राई की जो आपने कभी पहले नहीं खाई है, और जैसे ही आपने उसका फर्स्ट बाइट लिया आपने एक वियर्ड सा फेस बनाया ना। वो जो वियर्ड सा फेस है वो एक एविडेंस है, और वो एविडेंस से हम ये इन्फरेंस डिराइव कर सकते हैं कि आपको वो नई क्यूजीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये कहीं लिखा नहीं होगा, ना आप कहेंगे कि मुझे ये क्यूजीन बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बट आपने एक एविडेंस दे दिया अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। उससे हमने ये लॉजिकली इन्फर कर लिया कि आपको वो डिश पसंद नहीं आई है। तो ये है इन्फ्रेंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजम्पशन की। अजम्पशन का मतलब होता है एक पूर्व धारणा। देखिए, कोई भी पैसेज लिखने से पहले ऑथर के मन में कुछ धारणाएं होती हैं जिनको वो सही मानता है, और उन्हीं के बेसिस पे वो पैसेज लिखता है। तो वो धारणाएं क्या हैं जिनको ऑथर सही मानता है? वो होती हैं उसके अजम्पशंस। अजम्पशंस इन्फरेंस की ही तरह लिखे हुए या स्टेटेड नहीं होते हैं, बट उनको अज्यूम माना जाता है। अजम्पशंस भी इम्पोर्टेंट है। अजम्पशंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए कि अजम्पशन क्या होता है। सपोज आपको एक बर्थडे पार्टी का इनवाइट आता है और उसमें आपको इनवाइट किया गया है और लिखा गया है कि चाइनीज़ फूड सर्व होगा। जब आप उस बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं तो आप एक गिफ्ट लेके जाते हैं ना। गिफ्ट लेके आना है ये कहीं भी लिखा नहीं था कार्ड में, बट आपके माइंड में एक अजम्पशन है या धारणा है पहले से कि बर्थडे पार्टी में जाना है तो गिफ्ट तो लेके ही जाना है। इसी अजम्पशन का एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि लिखा था कि आपको चाइनीज़ फूड मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अज्यूम करके जाएंगे कि बर्थडे पार्टी है तो केक तो खाने को मिलेगा ही। तो ये होते हैं अजम्पशंस जो लिखे नहीं हैं लेकिन माने जाते हैं कि ये सही धारणाएं हैं जो होंगी ही होंगी। अगला आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एक फाइनल जजमेंट होता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स आपके पैसेज में हैं उसको पढ़ने के बाद फाइनली आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन डायरेक्टली स्टेटेड भी हो सकता है और डायरेक्टली स्टेटेड नहीं भी हो सकता है। कंक्लूजन समझने के लिए आपको मेन आइडिया समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन। किसी भी चीज़ का इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन का एक तरीके से मतलब है
कोई भी इनडायरेक्ट हिंट या सजेशन, कोई भी इनडायरेक्ट हिंट या सजेशन होती है आपका इम्प्लीकेशन। क्योंकि वो इनडायरेक्ट है तो वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होगा, दैट मीन्स रिटन नहीं होगा, कुछ ना कुछ इम्प्लाई कर रहा होगा, हिंट कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन कर रही है फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, और वो पार्टी अपने कैंपेन में आपसे कह रही है वोट फॉर अस एंड सेव योर जॉब्स। जब वो आपसे कह रही है वोट फॉर अस एंड सेव योर जॉब्स, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको हिंट कर रही है टुवर्ड्स अ फैक्ट कि अगर आपने उस पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपका जॉब खतरे में हो सकता है। तो एक इम्प्लीकेशन होगा उनको वोट ना करने का। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो आपका जॉब चला जाएगा, बट इनडायरेक्टली आपको एक इम्प्लीकेशन बता रहे हैं। तो ये होता है इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट आता है कोरोलरी। कोरोलरी क्या है? किसी भी चीज का एक डायरेक्ट और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या फॉलो करेगा डायरेक्टली विल बी अ कोरोलरी टू समथिंग। इसका एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, जब रेगुलर ओवर ईटिंग की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसका कोरोलरी होता है ओबिसिटी। तो एक सिंपल डायरेक्ट नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी चीज का, उसको कहते हैं हम कोरोलरी। नेक्स्ट आता है असर्शन। असर्शन होता है जब ऑथर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी फैक्ट को डिक्लेयर करता है। दैट डिक्लेरेशन और एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट और अ कॉन्फिडेंट क्लेम इज नथिंग बट असर्शन। असर्शन डायरेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है और उसमें डाउट का कोई स्कोप नहीं होता है। दैट इज असर्शन। नेक्स्ट कीवर्ड जो यूज होता है क्वेश्चंस में वो होता है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी भी आइडिया को सपोर्ट करने वाला एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक किसी केस पे कोई ट्रायल हो रहा है जिस पे आप विटनेस हैं और आप जज के सामने कहते हैं कि आपने एक स्टोर के सामने किसी पर्सन को देखा था रात के 10 बजे। तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये आपने अपना आइडिया प्रेजेंट किया। नाउ आपके इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक सिक्योरिटी कैम है जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ है कि हाँ उस स्पेसिफिक टाइम पे उस स्टोर के आगे कोई था। तो वो सिक्योरिटी कैम का जो वीडियो है वो आपके आइडिया को क्या कर रहा है? यहाँ पे कोरोबोरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट इन कीवर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन कुछ कीवर्ड्स पे बेस्ड, जिससे आपको एक ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्रेंस क्या है? एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स। सो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, डिटेल्स पे ना जाएं, फोकस करें अपने मेन आइडिया पे। ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करें, जो भी आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउटसाइड द स्कोप ऑफ पैसेज लग रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक और बात ध्यान में रखें, इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लिसिट आंसर्स अवॉइड करने हैं। इसका सिंपल लॉजिकल रीजन ये है कि इन्फ्रेंस देखिए होता क्या है? इन्फ्रेंस होता ही वो है जो एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो, उसको तो आप डिराइव करते हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन, जो दी गई हुई पैसेज में लिखी गई है, वो आपका इन्फ्रेंस कभी नहीं होती। वो तो इनडायरेक्ट जजमेंट है जो आपको इसमें से निकालना है। सो अवॉइड करें एक्सप्लिसिट आंसर्स, या फिर कोई आंसर जो रीफ्रेज कर रहा है ओरिजिनल स्टेटमेंट को। इसका मतलब यही है कि बात वही लिखी गई है जो ओरिजिनली पैसेज में दी है, बट वर्ड्स को थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा सिनोनिम्स यूज किए गए, बट फिर भी इट इज समथिंग दैट इज रिटन इन द पैराग्राफ। वो भी इन्फ्रेंस का आंसर नहीं होगा। एंड इम्पॉर्टेंटली अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट करें अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि लोग तभी खुश रहते हैं जब तक
उनके आइडियाज़ को सच माना जाता है। लेकिन साइंस ऐसी नहीं है कि लोगों को खुश करने के लिए लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ों को सही या गलत कहे। साइंस तो साइंस है, साइंस तो वही बताएगी जो फैक्ट है, जो जैसा होता है। कभी कभी साइंस किसी के रिलीजन से कंसिस्टेंस हो सकती है, बट जनरली नहीं भी होती है। तो ये एक मेन आइडिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गुड साइंस। देखिए गुड साइंस की बात यहाँ हो रही है। तो गुड साइंस हमें बताती है अबाउट द वर्ड एज इट इज, जैसा है वैसा ही बताती है, ना कि जैसा आप सुनना चाहते हैं अपनी फैंसीज और विम्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस देखिए, अ गुड साइंस इज वेल रिसीव्ड बाय द एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई है, तो ये आपके स्कोप या कॉन्टेक्स्ट के बाहर का ऑप्शन है जो एलिमिनेट होगा। अ गुड साइंस इज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है, डायरेक्टली तो ये लिखा है कि गुड साइंस बताती है कि वर्ड जैसा है वैसा ही बताती है। इसी को यहाँ पे किस बेसिस पे या किस तरीके से लिखा गया है कि किसी भी थ्योरी को टेस्ट करके जो सॉलिड कॉन्क्रीट रिजल्ट आते हैं वो होती है गुड साइंस। तो इन अ वे इससे ये इन्फ्लुएंस निकल रहा है। देखिए डायरेक्टली ये बात नहीं कही है, बट इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गुड साइंस क्या होती है, जो है उसको वैसा दिखाती है। दैट मीन्स डिफरेंट थ्योरीज को टेस्ट करके फाइनली एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पे साइंस आती है, और वो कॉन्क्रीट रिजल्ट हमें बताता है कि वर्ल्ड में चीज़ें कैसे होती हैं, वो है गुड साइंस। तो फॉर नाउ ये आपका प्रोबेबल आंसर लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अ गुड साइंस एंड रिलीजन आर सेम। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी साइंस और रिलीजन कंसिस्टेंट हो सकते हैं बट यूजुअली नहीं होते। तो ये तो डायरेक्टली पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है। अ गुड साइंस विल ऑलवेज प्रूव द जनरल पॉपुलर रॉन्ग। अगेन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट इन्फ्लुएंस इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंक्लूजन का। कंक्लूजन क्या है? अगेन इट इज एन ओपिनियन और पोजिशन और जजमेंट reached after considering the given facts or premise। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि कंक्लूजन लास्ट या एंड में दिया हो। जनरली हम स्कूल पे ऐसा एसेस पढ़ते हैं या स्टोरीज जिनको हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, बट कंक्लूजन नॉट नेसेसरीली पैसेज के एंड में दिया होता है, कहीं भी दिया हो सकता है। कंक्लूजन को ढूंढने के कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई कि कंक्लूजन कहाँ दिया है। कीवर्ड्स लाइक देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, सो, विच मीन्स दैट, इट फॉलोज दैट। ये वर्ड्स जहाँ पे होंगे वो मोस्ट लाइकली कंक्लूजन हो सकता है। अब एक स्टेटमेंट देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35। सो दैट मीन्स 35% ऑफ जो नेशनल इनकम है वो आपके टॉप 10% हाउस होल्ड्स पे जाती है। ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसके बेसिस पे आप ये दोनों में से कौन से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। When the economy grows fast, concentration of wealth in certain pockets of population takes place। देखिए 35% ऑफ नेशनल इनकम टॉप 10% हाउस होल्ड्स के पास जा रही है, सिर्फ इतना लिखा है। इकोनॉमी के ग्रोथ की कहीं कोई बात नहीं है, सो ये आपका कंक्लूजन नहीं होगा। द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, येस दिस कैन बी कंक्लूडेड वेरी वेल, बिकॉज ये साफ दिखा रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। 35% नेशनल इनकम सिर्फ टॉप 10% हाउस होल्ड्स में जा रही है, ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजम्पशन का। अजम्पशन जैसा कि हमने पहले देखा एक पूर्व धारणा होती है, इट्स एन अनक्वेश्चनेबल फैक्ट एंड इट इज नॉट स्टेटेड। अब एक सेंटेंस है जो कह रहा है विराट हैज बीन इलेक्टेड एज कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, सो ही मस्ट बी अ क्रिकेटर ऑफ कैलिबर। अब आपके अजम्पशंस देखे दिए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा अजम्पशन सही है। Only cricketers of caliber can be members of the Indian cricket team. Only cricketers of caliber can be captain of the Indian cricket team. Only members of the Indian cricket team can be cricketers of caliber। देखिए पहला ऑप्शन, only cricketers of caliber can be members of the Indian cricket team। No, because here we are talking about विराट, जिसमें
कैलिबर है वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना है, ना कि मेंबर। सो वो अपने कैलिबर की वजह से कैप्टन बना है, ना कि मेंबर बना है। तो ये अजम्पशन आउट हो गया एंड ये अजम्पशन यहाँ करेक्टली स्टेट हुआ है। ओनली क्रिकेटर्स ऑफ कैलिबर कैन बी कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। थर्ड अजम्पशन भी सही नहीं है कि ओनली मेंबर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम कैन बी क्रिकेटर्स ऑफ कैलिबर। ये अजम्पशन गलत है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स का ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं? कोई भी सपोर्टिंग फैक्ट्स। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आप अगर कोई चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं तो आप जितने भी सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स देंगे इन अटेम्प्ट टू परसुएट द रीडर, वो सारी आपकी आर्ग्यूमेंट्स होंगी ना। आर्ग्यूमेंट्स दो टाइप की हो सकती हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं, और एक वीक आर्ग्यूमेंट का साइन है इलॉजिकल होना, इम्प्रैक्टिकल होना और इररेलेवेंट होना। उसका कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है। एक स्टेटमेंट है जो कहता है शुड वर्ड्स लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इसेंशियली अपीयर ऑन सिगरेट पैक्स। ये आपका एक स्टेटमेंट है और आपको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और पूछा है कौन सी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। Yes, it is a sort of brainwash to make the smokers realize that they are inhaling poisonous stuff. No, it hampers the enjoyment of smoking. देखिए, इन दोनों में से ये वाली आर्ग्यूमेंट जो है ये कह रही है कि हाँ, स्मोकर्स ये रियलाइज करें कि जो इनहेल कर रहे हैं वो कुछ पॉइजनस है। सो दिस इज इन सिंक विद स्मोकिंग बीइंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट भी है, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। वेरा सेकेंड ऑप्शन कह रहा है नो, इट हैम्पर्स द एंजॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग। एक तरफ हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग इंजूरियस होने की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग के इंजॉयमेंट की, तो ये इलॉजिकल है। सो दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। एक रिकैप कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स का जो आपको मददगार साबित होंगी। देखिए, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो मैजिक दैट इज़ गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, लेकिन पढ़ते रहिए। रीडिंग पे गिव अप ना करें। सिर्फ और सिर्फ पैसेज के स्कोप और अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आंसर्स को लिमिटेड रखें, स्कोप के बियॉन्ड ना जाएं। पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ें। मेन आइडिया पे फोकस रखें, ध्यान से पढ़ें। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, फियर ना आने दें इक्वेशन में। फियर को इक्वेशन से हटाएं, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डर के पढ़ें और इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।